you. Okay, so you can activate the chat box and all. If they want to interact, they can interact. Okay, fine. So first of all, a warm welcome to all of you. आप सबका स्वागत है. This is the Shriram IAS, myself Utkarsh Shukla, and we will be dealing with the session. In today's session, we will try to understand how NCERT is going to help you. How NCERT is going to help you in clearing UPSC Prelims 2025. ठीक है, हमने कई बार देखा है कि कई टॉपर्स होते हैं, कई वेटरन्स होते हैं जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं. इवन स्पेसिफिकली वो लोग जो अगेन एंड अगेन समहाउ फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं. दे एम्फेसाइज दैट एनसीईआरटी इज द राइट रिसोर्स मटेरियल टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स. At the same time, whenever you join any coaching institute or you try to read any standard book, वहाँ पे भी हमारा कंसर्न क्या होता है? हमारा कंसर्न होता है हाउ एनसीईआरटी एक्ट एज अ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स. पता है क्या होता है, जब इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अब वेटरन क्या होता है? वो लोग जिनको 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं. ठीक है, अब वेटरन इज नो वन बट द पर्सन जिसके स्टार्टिंग के 2 इयर्स मिसगाइडेड थे, और उस मिसगाइडेंस में एनसीईआरटी की एब्सेंस एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है. होता क्या है, अभी फॉर द टाइमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स पास आने वाला है. आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेंगे. आप स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागते रहते हैं, इधर उधर भागते हैं कि इस मटेरियल को कंप्लीट कर लें, उस मटेरियल को कंप्लीट कर लें, बट जो चीज रह जाती है वो है एक एनसीईआरटी. आज के सेशन में मेरा फोकस सबका सब यही होगा, हाउ एनसीईआरटी हेल्प्स यू टू क्लियर द प्रीलिम्स. एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल. वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या है. ठीक है, तो एनसीईआरटी कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है. चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एनसीईआरटीज एसेंशियल क्यों है. वाई द एनसीईआरटीज आर एसेंशियल्स फॉर यूपीएससी. एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल का मतलब जिसको डिस्कार्ड ना किया जा सके, जिसको पूरी प्रिपरेशन में इग्नोर ना किया जा सके. देखो, एनसीईआरटीज आर नथिंग बट फाउंडेशनल सब्जेक्ट. ठीक है, फाउंडेशनल जो कंसेप्ट होते हैं वो हमारी एनसीईआरटीज से क्लियर होते हैं. एनसीईआरटीज आप देखो 6th to 12th जो चलती है, जो बेसिकली लोग बोलते हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रखता हूं. मैं कहता हूं अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में आ चुके हैं तो इट्स बेटर आप अगर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें. बट अगर यही आप अगर प्रिपरेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में, कुछ लोग आप लोग सोच रहे होंगे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है ना, कुछ लोग आप लोगों में से सोचेंगे, तो उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा, 6th to 10th की एनसीईआरटी करो अगर आप अभी कॉलेज ईयर्स में हो. क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस. जब हम फुल टाइम है, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम डायरेक्ट वीडियो पे जंप कर सकते हैं. बट कॉलेज टाइम पे है तो हमें कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, कॉलेज की चीजों को भी सीखना है. तो मैं कहूंगा 6th to 10th तक की एनसीईआरटीज वहां से कर सकते हो. अब ये बेस बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलता हूं मैं इनको. बेस बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब यहां से आपके फाउंडेशनल कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं. आप लोगों को ना मैं आज एक चीज पूछता हूं, क्या आपको पता है व्हाट इज सिविक सेंस? अगर आप लोगों में से कोई टाइप करके बताना चाहे तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. व्हाट इज सिविक सेंस? सिविक सेंस क्या होता है? इफ यू आई आस्क यू व्हाट इज सिविक सेंस, बहुत क्लोज सेशन रखने का रीजन यही है कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सके डायरेक्ट. ठीक है, अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, बोथ के लिए मैं यहाँ पे both the groups I will say why NCERT is important. मेरा फोकस यहाँ पे है. ठीक है, तो if I'm asking what is civic sense, अब आप देखोगे ना, इसको गूगल करने लगोगे, कभी कुछ करोगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है. हिंदी मीडियम नहीं, मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूं, डोंट वरी, है ना. तो मैं मतलब बाइलिंगुअल चलाऊंगा इस सेशन को, तो अगर जो कुछ मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं वो हिंदी में भी बोलूंगा मैं. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. अब सिविक सेंस की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? मैंने आप लोगों से ये पूछा, वो कहते हैं ना कि यार इसको सिविक सेंस नहीं है. सिविक मतलब लोगों के बीच में रहना. ठीक है, सेंस मतलब काइंड ऑफ सिंपल बात में बोलते हैं ना, इसको सेंस नहीं है यार, वो वाली सेंस है ये.
ठीक है। तो सिविक सेंस, अब अगर आप देखोगे लोगों के बीच में रहने की सेंस किसको होगी? लोगों के बीच में रहने की सेंस, लोगों के बीच में रहने की सेंस होगी जिसको फंडामेंटल राइट्स भी पता होंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता होंगी। अब ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी? एनसीईआरटी में। सिविक सेंस की सॉरी डेफिनेशन कहां मिलेगी? एनसीईआरटी में। अब ऐसी यूनिक चीजें, ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल टर्म्स, ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अब देखने को तो सिविक सेंस है, लोगों के बीच में सेंस, लेकिन लोगों के बीच में सेंस कैसे होगी? अब ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू स्टेज में बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविक सेंस, कि आप फंडामेंटल राइट से क्या समझते हैं, इस फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल का मतलब क्या है, ठीक है, समझ रहे आप लोग? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको दोनों पता होगा। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? मतलब जो राइट्स हम सरकार से अपेक्षा करते हैं हम कि सरकार हमें प्रोवाइड करेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? वो चीजें जो हम अपने देश के लिए करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन, उन दोनों को जो करेगा वो सिविक सेंस वाला इंसान है। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसी चीजें जो क्लियर कट एग्जाम्पल हो, कंसाइज एक्सप्लेनेशन हो, वो चीजें एनसीईआरटी में ही उपलब्ध है, एनसीईआरटी में ही है। आप उसके बाहर जाएंगे कोई फायदा नहीं है। देन वी टॉक अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स। हम देखते हैं ना यार, इस कोचिंग के नोट्स लिए थे यार, इसमें तो गड़बड़ निकल गई यार, अपडेटेड मटेरियल निकाल रहा है कोचिंग क्योंकि उसमें कुछ इश्यू था। हमें नहीं पता कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है उस मटेरियल को बनाने में, स्पेसिफिकली जो नई कोचिंग्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप श्रीराम साइंस के नोट्स देखोगे तो यार 40 ईयर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम साथ के साथ चीजें डेवलप कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस काउंट्स, है ना? ठीक है, तो वो जो सिस्टम बना हुआ 40 ईयर से चलता आ रहा है, बट नई कोचिंग्स में आप देखोगे डिस्क्रिपेंसी ज्यादा है। सिमिलरली एनसीईआरटीज बहुत पुराने से छप रही हैं, तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे डिफरेंस है, तो जो फैक्चुअल कंटेंट होगा, जो रिलायबल सोर्स होगा, वो ऑथेंटिक सोर्स आपके एनसीईआरटीज रहेंगी। एनसीईआरटीज में जो एक्सप्लेनेशन दे दी आप लोगों को, मैं बता दूं, कई बार ऐसा हुआ है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे थोड़े से कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछा और एनसीईआरटी कैसे हेल्प करती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और पता क्या कहती है यूपीएससी, इसका आंसर ये है, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिन्होंने की बनाई उन्होंने कुछ आंसर बोल दिया। लेकिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एनसीईआरटी को फॉलो किया, यूपीएससी ने उनके आंसर को करेक्ट दिया, बाकी सारी एक्सप्लेनेशंस को गलत साबित कर दिया। तो यूपीएससी भी एनसीईआरटी को एज ए ऑथेंटिक सोर्स लेके चलती है। और मार्केट में इतने सारे नोट्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़े। मैं स्टूडेंट्स को साफ बोल देता हूं, अगर आपके क्लास नोट्स हैं तो ठीक है, क्लास नोट्स में भी अगर आपको कमी लग रही है, आप मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th क्लास वाली, 12th क्लास वाली, सॉरी, है ना? बस उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि एनसीईआरटी एक ना हमारा फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट को ठीक करता है। क्यों? क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए बनी है, इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी लोग डायरेक्ट कंसेप्ट्स के की पॉइंट्स पे आ जाते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, नोट्स बन रहे हैं, नोट्स विल बी इन द मार्केट वेरी सून। ठीक है, देन उसके बाद देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी एनसीईआरटी से। हाँ, तो अल्फियत जैसे आप अभी 11th में हो ना, तो मैं कहूंगा आपके लिए सेशन ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेटर है, आप 6 to 12th पढ़िए। ठीक है, आप 6 to 12th पढ़िए फिर। ठीक है, 6 to 12th में लेके जाइए आप एनसीईआरटी को। अब कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, यूपीएससी में जो आया, अभी हम वी विल सी कैसे आए हुए हैं। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट कि एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, क्या हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी पर लेनी है? जी बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो गिवन है वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ प्रायोरिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरी एनसीईआरटीज है ना, अगर मेरी एनसीईआरटीज में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं पूछ रहा, तो व्हाई शुड आई डू दैट? मैं इग्नोर करूंगा ना उसको। ठीक है,
बीए सेकेंड ईयर है तो मैं अगेन बोलूंगा अभी आप एनसीईआरटीज करें, 11th-12th पे फोकस करना, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिर 11th-12th की हो जाएगा आपका, और बीए में वैसे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। देन इट सेज कि स्टार्ट विद बेसिक्स 6 to 10th, ठीक है। अगर आप अभी कॉलेज के 11th 12th और कॉलेज का फर्स्ट ईयर है तो आप डायरेक्ट 6 to 10th शुरू करिए। अगर आप थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट ईयर में और लास्ट ईयर में, सपोज अगर इंजीनियरिंग का है तो आप सेकंड लास्ट ईयर और लास्ट ईयर होगा, है ना। अगर आप इनमें हैं तब आप डायरेक्ट 11th-12th पे जंप करिए, डायरेक्ट डीपर इनसाइट्स पे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है। देखो आपने देखा होगा टीना दबी जी का सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनकी बहन का सिलेक्शन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर को 11th-12th को स्ट्रेटेजिकली पॉइंट आउट किया। उन्होंने 11th-12th में बेस तैयार कर लिया 6 to 10th पढ़ के। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में उन्होंने 11th-12th की एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली थर्ड ईयर आते आते। तो सिमिलरली आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, ऐसे ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। सेकंड थिंग, आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे और बार बार पढ़ोगे तो रिवीजन होगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि जब इफेक्टिव रिवीजन तभी होगी जब आप उससे नोट्स बनाओगे। तो नोट्स हमेशा कम से कम, नहीं तो कोई भी एनसीईआरटी है, सपोज आपने, ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी है और आपने कम से कम 2 या 3 रिवाइजन कर ली, उसकी 2 या 3 रिवीजन कर ली, उसके बाद ही आप नोट्स मेकिंग पे आओ, वरना उससे नोट्स मेकिंग पे मत आओ, ठीक है। एल्स मैं ये बोलूंगा जहां पे एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाए आपको, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, वेरी सून यू विल फाइंड हमारे एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स इन द मार्केट, ठीक है। तो आप वो एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी ले सकता हूं हमारे नोट्स विल बी सेकंड टू नन। मार्केट में इतने अच्छे कंसाइज पिक्टोग्राफी वाले नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज है तो नोट्स बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रादर देन 2-3 रिवीजन पे अपना ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो अभी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं ना, आप डायरेक्ट जंप कर ले तो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम नहीं करना है, आपको स्लो चलना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी में आ गए थे। डोंट वरी, अगर आप लोगों को अभी देखो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो बीए में, कोई 11th में है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको ये क्वेश्चंस आते होने चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये देखो 11th एंड 12th से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी कर ली तो अच्छा खासा आपका हो भी जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं एटलीस्ट समवेयर 15 to 35% ऑफ द क्वेश्चंस एवरी ईयर इसी से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब 15 से 35% तक क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी के ना, यूपीएससी एग्जाम के, वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ठीक है क्वेश्चंस आए हैं। अब आप देखो ये क्वेश्चन आया 2023 में, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्यक्ता विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब आप देखोगे ये एनसीईआरटी का मैप है, लिखा भी हुआ देखो इस पे पीछे, ठीक है, एनसीईआरटी पब्लिकेशंस, एनसीईआरटी के मैप में गिवन था। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी के मैप्स ठीक तरीके से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कहीं और जाने की जरूरत है? दिख रहा है ना एनसीईआरटी लिखा हुआ आपको साफ साफ, देखो। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना था, हमें तो बस ये देखना था, और इसके बारे में सर्टेनली इस पेज पे कुछ लिखा भी होगा तभी तो इतना दिखा रखा है। तो हमारा यूपीएससी चाहता है कि बच्चे इधर उधर परेशान ना हो, अपने फाउंडेशंस पे ध्यान दे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं राइज ऑफ प्रतिहारा। प्रतिहारा एक ना
आई विल से जगह थी, वहां पे किंगडम आया, उसको प्रतिहारा किंगडम बोला, उसको इस्टेब्लिश किया किंग भोजा ने, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मा, कि पल्लवा जो किंगडम हुआ उसको इस्टेब्लिश करने वाले महेंद्र वर्मन वन थे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरांतका। अब एक तरह से फाउंडर्स बता रहे हैं, तो वो कह रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दो। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जो जिस तरीके से हुआ है, जो चीज टाइमलाइन में सबसे पहले हुई है उसे सबसे पहले लिखना है, जो लास्ट में लिखी है वो सबसे लास्ट में लिखना है। सपोज आप क्रोनोलॉजी में अगर हाइट वाइज करिए, 3 लोग खड़े थे, एक 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फीट, तो क्रोनोलॉजी में हमने बोला ठीक है, लेकिन 6 फीट वाला ऐसे ना उनका हाइट नहीं बोलते, चलो बर्थ ईयर बोलता हूँ, एक 93 का था, एक 92 का था, एक 91 का था, तो 91, 92, 93 ऐसे जब मैंने अरेंज किया, जो चीज पहले हुई है तो उसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल दिया। ठीक है, अब ये आपने देखा करेक्ट ऑर्डर ये है, और पूरे का पूरा जब आप पढ़ोगे ना, पाला, राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारा किंगडम्स, पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा किंगडम्स, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी से बाहर जाने की अगेन हमें जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग सब कुछ करने लगते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो यही है ना, लोग अब सब कुछ करने लगेंगे फिर। ठीक है, डन। देन इसके बाद बात करते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें अब किससे बात की, इल्तुतमिश के रेन की बात की, दैट चंगेज खान जब आया था इंडस को परसूट करके, तो फ्यूजिट खाजरम प्रिंस के पास रुका था। ठीक है, मतलब वो क्या था, प्रिंस के पीछे भागते भागते वो चंगेज खान यहां पे आया इल्तुतमिश के रेन पे। तो अब आगे स्टेटमेंट क्या थी, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट द तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में अवेलेबल है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा, डोंट यू वरी। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कर रहा, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमने क्या देखा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, सिमिलरली दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो मैं आप लोगों को ना पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देना, डॉक्यूमेंट शेयर कर दो आप जूम में, सो दे कैन हैव अ लुक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस समहाउ आए हैं अपने पास। ठीक है, क्लियर है। विजयनगर किंगडम के ऊपर क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, who of the following founded new city on the south bank of tributary of Krishna and undertook rule to his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो कह रहे किसको बिलोंग करता था, अब किसके रिवर के, ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर कृष्णा। ठीक है, अब हरिहरा था, आपको मिल जाएगा। Vijayanagar city was the name of both city and the empire. The empire was founded by the 14th century. Its heyday stretched from the river Krishna in north to extreme south peninsula. In 1565, the city was sacked and deserted. ठीक है, आपको दिख रहा है, क्लियर, डन। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक, सिमिलरली देवराय वन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपना यूपीएससी एंड एनसीईआरटीज। तो अब अगर एनसीईआरटीज कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्वेश्चंस को देख के, एनसीईआरटीज को बार बार पढ़ना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यूपीएससी स्टूडेंट्स के, एक बार मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, इतने सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट इज। देन न्यू वर्ड ओल्ड वर्ड का जो क्वेश्चन है, इट इज देयर डायरेक्टली मेंशन्ड कि कहां किसने क्या लाए हैं। ठीक है, अगेन मुनरो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अगेन इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। आप देखोगे इसीलिए मैं बिल्कुल साफ साफ उसमें वाटर मार्क भी आ रहा है एनसीईआरटी का। ठीक है,
डन, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब कंसर्न क्या है बेसिकली हमारा यहां पे कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट हमें प्रॉब्लम कहां हो रही है, बाद में हम बात करेंगे टॉपर्स की। ठीक है, सबसे पहले व्हाई पीपल आर फेलिंग यूपीएससी, तो हम वो समझते हैं। रिसोर्स सही ना होना, रिसोर्स क्लटरिंग, multiple resource for the same thing, मल्टीपल रिसोर्स फॉर द सेम थिंग। और जब आप ये चीजें देखोगे ना, व्हाट इज द कंटेक्स्ट, इससे क्या होता है, लैक ऑफ रिवीजन कर पाते हो आप, क्योंकि टाइम कम रहता है। अब मैं इसको समझा देता हूं कैसे। सी we have seen at least 30-35 questions I have shared in this PDF or PPT that are coming directly from the NCERTs. ठीक है, 30-35 क्वेश्चन कहोगे तो दोबारा एक बार स्क्रीन रिप्ले करके दिखा दूंगा मैं। What does it shows कि यूपीएससी तो आज द क्वेश्चन ऑन द पर्टिकुलर आई विल से एनसीईआरटी की साइड से, यूपीएससी तो अपना एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बट स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, सबसे पहले वो कर देते हैं रिसोर्स क्लटरिंग। रिसोर्स क्लटरिंग क्या है, उनको यही नहीं पता उनको फॉलो क्या करना है। इस एग्जाम की डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट डिमांड है। अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हैं, सपोज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की कोई बहुत मोटी बुक ले आए। अब वो बहुत मोटी बुक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी नहीं चाहिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं। इस एग्जाम में वो लोग फेल होते हैं जो बार बार पीएचडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनका रिसोर्स क्लटर्ड होता है, तो उसको डीक्लटर करना इज समथिंग दैट हम लोगों को ध्यान देना होता है। और डीक्लटर करने का मतलब है आप चुपचाप, जैसे पता है दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि गो बैक टू वेदास, वैसे ही मैं बोलता हूं गो बैक टू वेदास ड्यूरिंग द प्रीलिम्स, एंड योर वेदास फॉर द प्रीलिम्स आर यूपीएससी एनसीईआरटीज। यूपीएससी खुद कहता है कि वो एनसीईआरटीज मेरी हैं। आप ये सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो व्हाई टॉपर्स प्रेफर एनसीईआरटी? क्या किसी मार्केट में वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो एनसीईआरटी तो फ्रीली अवेलेबल भी है, एन नंबर ऑफ बुक्स आप लोग इधर उधर खरीदते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, सेकंड जो इशू क्रिएट होता है रिसोर्स क्लटरिंग के बाद, मल्टीपल रिसोर्सेज। मल्टीपल रिसोर्स, अब देखो रिसोर्स क्लटरिंग क्या है। सपोज आपने पढ़ा मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, एक्ट 1935 पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपने उसे 2-3 सोर्सेज से पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, अरिहंत की बुक से पढ़ लिया, देन दिशा पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, देन किसी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो, लेकिन उसकी फैक्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे। यूपीएससी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना उसमें से। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसमें से, यूपीएससी एनसीईआरटी से पूछेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है। अब सबसे पहले ये समझो यूपीएससी एनसीईआरटी से क्यों पूछेगा। वो यूपीएससी नहीं चाहता कि आप मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करो। यूपीएससी इसलिए नहीं चाहता कि देखो, पहली चीज एनसीईआरटी अफोर्डेबल है, सबके पास आ सकती है, हर कोई खरीद सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। बट क्या ये चीज अगर कोई हम प्राइवेट पब्लिशर की बुक यूज करें या कोई जर्नल यूज करने लगे, क्या वो चीज एक्सेसिबल होगी सबको? तब तो इस एग्जाम का सोशल जस्टिस जो इस्टेब्लिश करने का जो एम है, गोल है, वो भी पूरा नहीं होगा ना। प्रॉब्लम यहां पे है। तो पहले इस एग्जाम की डिमांड को समझने की कोशिश करो कि एग्जाम ना सबके लिए बना है। जो गांव में रमेश तैयार कर रहा है वो भी जो शहर में सुरेश तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बना है। इसीलिए तो आपने देखा होगा रूरल बैकग्राउंड के लोग भी आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। क्या ऐसा थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से ही बन रहे हैं? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसीलिए गो बैक टू एनसीईआरटीज। ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं करोगे। अब होता क्या है, मल्टीपल रिसोर्स रखते हो। सपोज आपने हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ही एक तो स्पेक्ट्रम पढ़ ली, फिर एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर बिपिन चंद्रा पढ़ ली, टोटल 3 रिसोर्स हो गए।
सबको पढ़ने के लिए लगेगा समय, सपोज 10 डेज लगा, ठीक है, इसको 10 डेज लगा, इसको 10 डेज लगा, इसको भी 10 डेज लगा, तो 30 डेज में पढ़ा आपने। अब तीनों बार नई चीज पढ़ी है, उस बुक के साथ आप हैबिचुअल नहीं हो, उस बुक के साथ आपने उसे कंठस्थ नहीं कर लिया, उस बुक को आप अभी समझे नहीं हो, तो 30 डेज में आपने एक टॉपिक किया। लेकिन सपोज अगर जो टॉपर होगा, जो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, वो कहेगा मैं इस पे 0 आउट कर लेता हूं। 10 दिन में इन्होंने पढ़ लिया पहली रीडिंग। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या रिवीजन करते हो, टाइम कम होता है कि नहीं होता? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, जितने लोग एक्टिव हो। जब एक ही बुक आप दूसरी बार पढ़ते हो या तीसरी बार पढ़ते हो तो उसको सेम टाइम लगता है, कम टाइम लगता है आपको? बताओ बताओ, कम लगता है नहीं लगता? सो रहे हो क्या आप लोग सेशन में? नो टाइप करने में कितना? ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा ना, है ना? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब किसी ने अगर 10 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट की, तो जब वो सेकंड रीडिंग लेगा तो मे बी उसको 8 दिन लगेंगे, जब थर्ड रीडिंग लेगा तो मे बी उसको 5 डेज लगे। बट कैच क्या है इसमें? कैच ये है कि 10 दिन में इसको टाइम लगेगा अगर, और उसको एक चीज होती है रिवीजन का टाइम, एक होता है रिटेंशन का टाइम। रिटेंशन का टाइम क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है वो बुक का फैक्ट, उस बुक के कंसेप्ट कितने दिन आपके दिमाग में रहेंगे। सपोज जब ये 10 दिन लेता था तो लास्ट के 4 दिनों का इसका माइंड में रिटेंशन होता था, कि जो लास्ट के 4 दिनों में ताजा ताजा पढ़ा ना वो दिमाग में होता था, ठीक है। और ये 4 दिन सपोज कांस्टेंट है, वैसे ये बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट है सपोज, तो अब 8 में से 4 दिन लगे उसको, जो लास्ट में 4 दिन पढ़ा है वो उसके दिमाग में रहेगा। अब जब लगी 5 दिन रहे और उसमें से 4 दिन हमारे पास माइंड में है, व्हाट डज इट शोज? कि मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें उसको समझ में आती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। रिवाइज करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें समझ में आएंगी और दिमाग में रहेंगी भी, ठीक है। दिस इज हाउ हम लोग इसको कवर अप कर देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ हम लोग इसको सम अप कर देते हैं कि 4 दिन वो दिमाग में रहेगा आउट ऑफ 5, और एक दिन जो नहीं है वो वेग मेमोरी में है। तो इसीलिए मल्टीपल रिवीजन करने वालों के दिमाग में चीजें ज्यादा देर टिकती हैं, उनका रिटेंशन पावर ज्यादा होता है, वो एक्टिव रिकॉल पैसिव रिकॉल दोनों कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर है? डन। तो अब इस केस में ठीक है, इस केस में आगे बढ़ते हैं कि टॉपर्स क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी? क्योंकि वो मल्टीपल रिसोर्स करते हैं। देखो हिंदी मीडियम से यूपीएससी निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। पहली चीज, सही गाइडेंस मिसिंग है। हिंदी मीडियम में बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। रीजन क्या? सही गाइड करने वाले लोग ही नहीं है, लोग इंटरव्यू तक कम पहुंच रहे हैं, लोग मेंस कम लिख रहे हैं। तो गाइड करने वाले भी कौन है? जिनसे खुद से एग्जाम नहीं निकला है अभी, ठीक है। और जो पहुंच रहे हैं वो सही जगह पे नहीं आप पहुंच रहे हैं, उनसे गाइडेंस लें, पहली चीज। सेकंड चीज, रिसोर्सेज जो है ना वो हिंदी मीडियम के लिए थोड़े से कम है। रिसोर्सेज कैसे कम है? जितनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो तो हिंदी में चीजें अवेलेबल करवा देती है, बट व्हाट अबाउट जो मेन हमारी बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, वहां पे तो नहीं है। सेकंड, एनसीईआरटीज तो हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन क्या आंसर राइटिंग हिंदी में अवेलेबल है? आप तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या चेक करने वाला इंप्रूव कर पा रहा है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वहां पे रिसोर्स का इशू है। यूपीएससी कहीं भेदभाव नहीं करता हिंदी मीडियम वालों से, रिसोर्स का इशू इज द इशू, ठीक है। अब दुनिया भर की इतनी चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो सब हिंदी में भी काम थोड़ी कर रहे हैं इतना अच्छा जितना इंग्लिश में कर पा रहे हैं। तो राइट गाइडेंस, राइट क्लासेस सर्टेनली फर्क डालती है, ठीक है। और हिंदी से अब लोग भी कम दे रहे हैं, क्योंकि यार धीरे धीरे आपने देखो कि स्कूलों में भी हमारे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन रेशो, ठीक है। अब हम कहते हैं कि टॉपर्स एनसीईआरटी प्रेफर क्यों करते हैं, आज हम वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिक कंटेंट। आप एनसीईआरटी के कंटेंट पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन है वो एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि एक बार में लिख दी है। एनसीईआरटी कम से कम नहीं तो 7-8 बार रिव्यू होती है बिफोर पब्लिशिंग,
डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उसको पब्लिश करते हैं और उसको बाद 6-7 प्रूफ रीडिंग के बाद एनसीईआरटी आपकी मार्केट में आती है, ठीक है, डन। उसके बाद जब आप देखोगे लैंग्वेज जो होती है एनसीईआरटी की सबसे ज्यादा सिंपल होती है, ठीक है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज सबसे ज्यादा सिंपल होती है। बाकी जो बुक्स हैं ज्यादातर फॉरेन राइटर्स लिख देते हैं या जो लिखी गई वो एज ए रेफरेंस बुक लिखी गई है। अब ये रेफरेंस बुक की टारगेट ऑडियंस होती है कॉलेज के स्टूडेंट्स, और कॉलेज में भी क्रीम कॉलेज जैसे जेएनयू, डीयू, तो वहां पे लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है और इंग्लिश पे कमांड अच्छी होती है। तो अपनी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, फॉर एग्जांपल जीसी लियोंग लो आप, वो तो हैवी फॉरेन ऑथर की है ना, ज्योग्राफी की बहुत फेमस बुक है जीसी लियोंग, है ना। तो क्लास, अब वो फॉरेन ऑथर की बुक है तो इंग्लिश उसमें और टफ है। तो बट एनसीईआरटी बनी है, मैंने बोला ना, सबके लिए, एग्जाम सबके लिए बना है, एनसीईआरटी सबके लिए बनी है, इसीलिए एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बनी है। सिंपल। क्या 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है? नहीं, मैंने बोला ना, अगर आप लोग अभी 10th 11th 12th और फर्स्ट ईयर में हो तो 6th क्लास से पढ़िए, अगर 2nd 3rd ईयर में हो तो मैं बोलूंगा कि 11th 12th से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आपने शायद बीच में लीव किया था, वरना मैंने बताया जस्ट अभी, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज होगी एनसीईआरटी की, जिससे क्या होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बिगिनर फ्रेंडली है। तो मेरा फोकस सारा यहां पे रहेगा, ठीक है, क्लियर है, डन। देन हम बात करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो एनसीईआरटी जब मैं बोल रहा हूं 7-8 बार प्रूफ रीडिंग होती है, तो आपको मैं बताऊं बहुत सारे एक्सपर्ट एक साथ मिलके काम करते हैं एनसीईआरटी बनाने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ज्वाइन कर सकता है एनसीईआरटी बनाने के लिए। फर्स्ट आपको पीएचडी होना जरूरी है, आपको n नंबर ऑफ ईयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में देने जरूरी है, आपका एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है, तब जाके आप एनसीईआरटी की प्रूफ रीडिंग टीम में शामिल होते हो, ठीक है। तो वो लोग जब आते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है कि कैसे कम से कम शब्दों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिया जाए। और एनसीईआरटी को ना इसलिए बनाया जाता है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दिया जा सके। एनसीईआरटी को इसलिए नहीं बनाया जाता कि सिर्फ तुम जाओ 11th 12th का एग्जाम क्लियर कर लो, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाई जा सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके ह्यूमन ब्रेन का। एनसीईआरटी ऐसे करते हैं। नहीं यूपीएससी में मैथ की जरूरत क्यों नहीं है? मैथ आप ऑप्शनल रख सकते हो, सीसेट बिना क्लियर किए आप मेंस तो लिखोगे नहीं ना, मैथ की तो पूरी जरूरत है। 10th तक की एलिमेंट्री मैथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर 10th तक की एलिमेंट्री मैथ में आपका मैथ्स नहीं होगा तो कैसे करोगे आप? वो तो जरूरी है। सीसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीसेट में मैं आपको बताऊं 2023 का एग्जामिनेशन था, काफी लोग फेल किए थे सिर्फ सीसेट की वजह से, काफी लोग, कुछ रैंकर्स भी सीसेट की वजह से फेल किए थे। तो मैथ को इग्नोर नहीं करना है। मैथ तो आपका रीजनिंग में हेल्प करेगा, आपका एक एक्यूमेंट डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ठीक है। चलो बैक टू द बेसिक्स। तो फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी जरूरी है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वही दे रहा है। लास्ट अभी हमने देखा कम से कम नहीं तो 35 क्वेश्चंस तो मैंने ऑलमोस्ट शेयर कर दिए आपसे कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से, देखे ना हमने। अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हो तो इट्स बेटर कि हम कर लें, ठीक है, डन। चलो अब एक ना डिबेट चलती है कि एनसीईआरटी जरूरी है कि रेफरेंस बुक जरूरी है, हमें ये क्लैरिटी नहीं है। हमें, मेरा कहना है कि यार सबसे पहले तो एनसीईआरटी जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हम रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर डायग्राम के साइड से आपको समझाऊं, ये जो बेस है ये तो मेरा एनसीईआरटी है और इस बेस के ऊपर ये जो पिरामिड है ये मेरी रेफरेंस बुक है। तो अगर रेफरेंस बुक डायरेक्ट पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और कई बार सिर्फ बेस होने से भी काम चल जाता है इस एग्जाम में। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं लोग, कुछ बुक्स पढ़ी, सारी बुक्स नहीं भी पढ़ी रेफरेंस की तो भी चल जाएगा। तो बेस यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है।
देखो लैंग्वेज एनसीईआरटी की सिंपल होगी, कंसाइज होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बनी है जो रेगुलर बेसिस पे स्कूल्स जा रहे हैं, ठीक है। और स्कूल में हमारा पर्पस पता क्या होता है? हमें अपने दिमाग को बड़ा करना होता है, हमें अपने सोचने समझने की शक्ति को बड़ा करना होता है, ठीक है। तो वो चैप्टर वाइज चैप्टर एनसीईआरटी उस हिसाब से हमारे माइंड को ट्रेन करती है। बट रेफरेंस बुक्स में यह हम समझते हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी ट्रेंड है, तो जो डिटेल्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन दी हैं वो हमारा माइंड ग्रास्प कर लेगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। देन रेफरेंस बुक बहुत ज्यादा बड़ी होती है और कई बार तो 500 से भी ज्यादा पेजेस की होती है। बट एनसीईआरटी शॉर्ट होंगी, 200-300 पेजेस में निपटा दी जाती है, और कुछ एनसीईआरटी तो 100-150 पेजेस में निपट रही है, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन स्टाइल, देखो यहां पे क्या मैं कह रहा हूं, माइंड को डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी बनी है। तो जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो सिस्टमैटिक है, स्ट्रक्चर्ड है, विजुअल्स देते हैं ताकि आप इमेजिन कर पाओ, आपकी इमेजिनरी पावर बढ़े, आपका सोचने का तरीका बढ़िया हो, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। बट रेफरेंस बुक सोचती है कि ये सब आपके पास ऑलरेडी है, तो वो एग्जॉस्टिव एकेडमिक्स ओरिएंटेड रहती है, ठीक है। तो बिगिनर फ्रेंडली नहीं होती, वो तो मान के चलती है ये लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तभी तो हमारा ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो मान के चलते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटीज आर द बेस, ठीक है, और आइडियल है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के, ठीक है। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगी आपको रेफरेंस बुक पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का फोकस एरिया अपना, ठीक है। अब कंसाइज नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ये मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, कल शेयर कराऊंगा, आज तो स्टाफ होगा नहीं इतना, ठीक है, कल मैं ये नोट शेयर करवा दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 3 9 to 11 पेजेस को हमने अपने माइंड मैप्स में कवर कर दिया है मात्र 4 पेजेस में। तो अगर आपको दिख रहा है, ये मैं शेयर करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है, मैं आपको बिल्कुल अभी लिख के बता देता हूं प्रॉपर, और कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर दो। धर्मेंद्र जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। श्रीराम साईएस दिल्ली करके है टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है, मैं लिख देता हूं ऊपर, SRIRAMS दिल्ली DELHI। टेलीग्राम पे आप सिर्फ इतना शेयर कर देंगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं वहां पे आपको ये नोट्स शेयर भी करवा दूंगा, ये माइंड मैप्स वाले, ठीक है। अब आप देखोगे 11 पेजेस के नोट्स ऐसे बन गए, बट ये हम लोग कैसे बना पाए? कम से कम नहीं तो एनसीईआरटी की 3 to 4 इफेक्टिव रीडिंग की है हम लोगों ने, ठीक है, 3 to 4 इफेक्टिव रीडिंग। इफेक्टिव रीडिंग से मतलब क्या हमारा, हमने बहुत ज्यादा इसको रिवाइज किया, कंसाइज किया, उसके बाद हम नोट्स बनाने पे गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। धर्मेंद्र जी टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिए चैनल पे, मतलब जूम चैट में, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी के नोट्स कंसाइज बनाने हैं, लेकिन ये 3-4 रीडिंग के बाद बनेंगे, तो आप लोग खुद तो अभी नहीं बना पाओगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये यूपीएससी ओरिएंटेड नोट्स है हमारे, ठीक है, माइंड मैप के फॉर्मेट में जैसे यूपीएससी को चाहिए, ठीक है। अभी विजिबिलिटी बेटर होगी आई गेस, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। हमने सूफी मूवमेंट, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूं, सूफी मूवमेंट कैसे था। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ एज अ मिस्टिकल मूवमेंट, ठीक है। मिस्टिकल मतलब वो जो भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाले की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और किसके अगेंस्ट थे? ग्रोइंग मटेरियलिज्म,
मटेरियलिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंट चीजें आई। ठीक है, इंडिया में एंट्री कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत के थ्रू। फीचर्स हम आगे दिखा देंगे अभी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या गिवन था, सबसे पहले जिम्मी एंड जजिया। जिम्मी क्या है, पीपल विद अदर फेथ, जो फेथ पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं है, अदर फेथ के लिए जिम्मी। जजिया टैक्स ऑन देम, तो जो लोग जिम्मी फॉलो कर रहे हैं, अदर रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर जजिया लगाया गया। ठीक है, 5 यूनिवर्सल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम क्या क्या है, 1 गॉड, 5 टाइम नमाज, शहादा, सालत, फास्टिंग इन रमजान, सौम बोलते हैं जिसको, गिविंग अल्म्स, जाकत। ठीक है, देन परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाके पिलग्रिमेज करना। नहीं, 6th की एनसीईआरटी के नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। अगर नोट्स बनाओगे आप यूपीएससी के लिए तो 11th 12th के लिए ही बनाना। 6th ही पढ़ के चीजों को बस समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, अब चेंजेस क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ख्वाजाज आए, ब्रांच ऑफ इस्माइली शिया। तो इस तरीके से मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपने शायद हिस्ट्री पढ़नी नहीं हो, तो अभी ज्यादा क्लियर भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने उसको डिफरेंशिएट किया। नोट्स हिंदी में होगा, अभी हम लोग इंग्लिश में ही नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका ट्रांसलेशन आ जाएगा। अभी जो बन रहे हैं इस टाइप के नोट्स वो इंग्लिश में है। ठीक है, बट हिंदी में भी प्लान है, इट विल बी आउट सून। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। अब आप देखो, सर मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रही हूं, ओके रेशु, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, जैसे इसमें कुछ अगर आपको याद रखना है तो पिक्टोग्राफिक नोट्स भी रहेंगे, क्योंकि अब देखो डिजिटल का जमाना आ गया, तो आप लोग अपने टैब में स्क्रीनशॉट्स रख सकते हो, फोटो खींच के डाल सकते हो, तो पिक्टोग्राफिक विजुअल मेमोरी हमारी ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, फाइन, चलो, ओके, सो दैट्स ऑल। जो मेरा क्या ओके क्या सर 2 साल की तैयारी इनफ है? कम से कम 2 साल की तैयारी इस एग्जाम में लग जाती है। ठीक है, आप लोग डाउट ले जितने हो तो आप टाइप कर लीजिए, क्योंकि मेरी साइड से सेशन में बस एक चीज और बतानी है आप लोगों को। ठीक है, कम से कम 2 साल की तैयारी तो जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पे ब्रेकअप दे देता हूं, ऐसा करता हूं। ठीक है, सपोज आप लोग आज तैयारी स्टार्ट कर रहे हो 2025 में। आज मेरी डेट है समवेयर 15th ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये मान के चलते हैं हम लोग कि हम आज तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर को। कम से कम नहीं तो 4 से 6 महीने मुझे लगेंगे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में। अब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स क्या है वो भी यहीं क्लियर कर दूंगा मैं। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंड पॉलिटी, इकोनॉमी, और इन सब की मेरे पास एनसीईआरटीज अवेलेबल है। फोकस रहेगा मेरा 11th एंड 12th पर। ठीक है, तो 4 से 6 महीने तो मुझे यहीं लग जाएंगे। फिर उसके बाद मैं फोकस करूंगा होलिस्टिक यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। यहां से तो मैंने अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप अगर देखोगे मैं कह रहा हूं मई जून तक तो मैं यही करता रह गया। सपोज जून से मैं आगे बढ़ रहा हूं या जुलाई से आगे की चीजें देख रहा हूं, तो GS1 में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है, चलो एनसीईआरटी से हो जाएगी, ज्योग्राफी आती है, सोसाइटी आती है। अब इसके लिए तो मुझे कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह रेफर करने पड़ेंगे। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू सजेस्ट करता हूं। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो मैं रोज सुबह 10:30 बजे क्लास लेता हूं। ठीक है, मैं उसमें नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं मैं न्यूज़पेपर के, और न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं पूरा समझा भी देता हूं। तो अगर आप 10:30 बजे लाइव आ सकते हो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, तो वहां पे भी आ सकते हो। श्रीराम साईएस का यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लेना। अगर आप लोग लाइव नहीं आ सकते
तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आपका काम हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ना हम नोट्स कर देते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल का जरूरी होता है, ठीक है, 1.5 साल तक, 1.5 ईयर्स, ठीक है। अब जब आप जीएस पेपर वाइज चलोगे, जीएस पेपर 2, चलो पॉलिटी आपने कर लिया होगा एनसीईआरटी से, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, गवर्नेंस करोगे, सोशल जस्टिस करोगे, तो ये जो मेंस वाला पोर्शन है ना, सिमिलरली जीएस 3 और जीएस 4 एज वेल, इस पोर्शन में हाँ बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन में आप लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है, पूरे पेपर में कम से कम नहीं तो आपको लगेंगे 8 से 10 महीने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे फाउंडेशन के 4-6 महीने हो गए, 8 से 10 महीने हो गए, तो ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने तो ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर 2-3 महीने की आंसर राइटिंग भी होती है, और यहां पे आप ऑप्शनल भी करोगे, इसीलिए 8 से 10 बोल रहा हूं मैं। 2-3 महीने की आंसर राइटिंग, तो समवेयर कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 साल आप लोग ऑक्यूपाइड रहेंगे इस प्रिपरेशन में। तो 2 साल तो बेयर मिनिमम है। अभी जरूरी है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखो तब पढ़ना जरूरी है जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी सेक्शंस के न्यूज़ देख सकते हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स में चीजें क्लियर है तो आप इकोनॉमी की चीजें देख सकते हो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे न्यूज़पेपर में। 27 में मुझे देना है, तो हाँ आपके लिए तो ये फिर टाइम फ्रेम बेस्ट रहा ना जो मैंने आपको बताया। पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, फिर मेंस वाले सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द ऑप्शनल, फिर 2-3 महीने की आंसर राइटिंग, फिर प्रीलिम्स रिवीजन कर देंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स रिवीजन के बाद अटेम्प्ट है, उसके बाद मेंस की तैयारी करिए, मेंस क्लियर करिए, निकले इंटरव्यू दीजिए, तो आपके लिए तो बेस्ट है ये तरीका, ठीक है, क्लियर। देन अभी देखो, इफ यू आर इन दिल्ली, दिस इज द सरप्राइज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम लोग आपके एनसीईआरटीज कवर करवा रहे हैं, कवरिंग एनसीईआरटीज थ्रू टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जितने भी इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम के लिए भी ऐसे निकलेगा, और बस रिसोर्सेज हिंदी में फॉलो करने पड़ेंगे, और राइट गाइडेंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, रेनफोर्सेस लर्निंग एंड इंश्योर्स रिटेंशन। तो हम जो टेस्ट दे रहे हैं इसमें एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट होंगे जो यूपीएससी पूछने वाला है, ठीक है। अब जो यूपीएससी का जो एग्जाम लाइक कंडीशन है, सिमिलर आपको भी मिलेगी यहां पे। अब वीक एरियाज पता लग जाएंगे आपको, जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। सर अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, हाँ रेशो आप सही हो, अभी स्टार्टिंग एनसीईआरटी से होगी, इसीलिए तो सेशन में रखा है, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बढ़ेगी। और ये टेस्ट कब है मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, 22 दिसंबर को 2 to 4 PM में। तो एनीवन हु विश टू राइट एनसीईआरटी टेस्ट कैन कम टू आवर सेंटर ऑन 22 दिसंबर। जिस किसी को भी 22 दिसंबर में एनसीईआरटी के टेस्ट लिखना हो तो आप लोग हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, श्रीराम साइंस करोल बाग में, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ 6th एनसीईआर, आप कौन से ईयर में हो रेशु, अभी आप कौन से क्लास में हो मुझे पहले ये बताओ, उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट अभी तो ये ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। सेकंड ईयर में, हाँ सेकंड ईयर में अभी एनसीईआरटी कर लो, लेकिन जितनी जल्दी 11th-12th पे आ जाओ तो बेटर है, ठीक है। ऑनलाइन हम अवेलेबल करवा देंगे आदित्य, डोंट बी वरी, पीडीएफ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज फॉर द, अगर आप लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारा यही फोकस था कि फाउंडेशन बिल्ड हो, फिर टेस्ट एनालिसिस शुरू हो, आपका कंसोलिडेशन शुरू हो। इसमें बीच में हम यहाँ पे जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है, हम आपको एडवांस इंटीग्रेशन और रिवीजन क्रॉस लिंकेजेस समझाने के लिए ये सेशन रखे थे, ठीक है, डन। तो एनसीईआरटीज ही बेस बनेंगे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है।
सिक्स की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़ती हूँ। हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेना। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट की, तो यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी साइड से सेशन डन हो चुका है। आप लोगों के और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एल्स दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ नो क्वेश्चन जस्ट टाइप नो। अभी क्लास 6 से हिस्ट्री पॉलिटी। सर नोट्स कब बनाने पड़ते हैं? जब आपके 2-3 रीडिंग हो जाए तब बनाइए नोट, उससे पहले नहीं। सर 2027 के लिए क्या प्लान करें? भास्कर 2027 के लिए सबसे पहले आप फोकस करें एनसीईआरटीज पे ही, और आप तो 6 to 12th करिए, आपके पास बहुत टाइम है। कम से कम 2 से 3 रीडिंग, अगर आपका एक्यूमेन अच्छा है तो 2 रीडिंग, अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ने के बाद समझने में समय लग रहा है तो 3 रीडिंग। स्टैंडर्ड बुक कब पढ़े सर? कम से कम आपका पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ हाँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, सिलेबस में देख के, जो आपके सिलेबस का पार्ट ना वो चैप्टर ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड बुक कब से पढ़ें? जब आप आपकी एनसीईआरटी की कम से कम 2 या 3 रीडिंग हो जाए उसके बाद आप पढ़ो। सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे बट नोट्स हिंदी में हो जाए तो और अच्छा होगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना कि प्लान तो वो भी है, हिंदी वाला भी, वी विल लेट यू नो। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और को कोई क्वेश्चन है? दूसरे के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के फॉलो करोगे तो हम भी तो दूसरे ही होंगे ना, आपने खुद थोड़ी बनाए होंगे। मतलब अगर नोट्स अच्छे हैं तो किए जा सकते हैं। क्लास 6 से एनसीईआरटी नहीं, मैंने बोला ना क्लास 6 से मत बनाइए, आप क्लास 6 की सिर्फ पढ़िए। आप 11th-12th की जब 2 बार रीडिंग कर लो नोट्स की, एनसीईआरटी की, उसके नोट्स बनाओ, उससे पहले नहीं। कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है सर? अच्छा, घंटे का ऐसा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अभी से पढ़ रहे हैं कॉलेज के साथ तो कम से कम 6 आवर्स निकाल लीजिए, 5-6 आवर्स मोर देन इनफ है, 5-6 आवर्स। अभी सर कोई क्लास करना है? भास्कर अभी मैं कहूँगा जब कॉलेज कंप्लीट हो जाए तब फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले अगर एनसीईआरटी एक बार खुद पढ़ लोगे तो फाउंडेशन बैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ईजी रहेगी चीज़ें आपको करने के लिए। या 2 ईयर कोई प्रोग्राम आए लास्ट ईयर में तो कर सकते हो, 1 ईयर प्रोग्राम तो नहीं।
हाँ हाँ 5 आवर्स ही रखना है अभी, मतलब इसी को कंसिस्टेंट रखना है ना। जब एग्जाम फुल एस्पिरेंट मोड में आ जाओगे ना, एस्पिरेंट मोड में, तब हम ज्यादा पढ़ेंगे। यार सेल्फ स्टडी से लोगों ने निकाला है, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं निकल सकता देन इट विल बी रॉन्ग थिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो अगर राइट गाइडेंस की जरूरी है, मतलब अगर जिसने सेल्फ स्टडी से भी निकाला है तो उसके पास राइट गाइडेंस जरूर रही है, और वो आपको भी देखना पड़ेगा। रेशु राइट गाइडेंस ही है, मतलब मैं यही बोलूँगा कोई एक राइट गाइडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा जिसने हिंदी मीडियम से अच्छे स्टेज तक कम से कम इंटरव्यू वगैरह तो दिया हो। बाकी डाउट मत करिए, लोगों ने निकाला है यार, एग्जाम ही ऐसा स्टार्टिंग में सबको डाउट रहता है। यस, एनीवन एल्स? इफ नो क्वेश्चंस टाइप नो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रेशु गांव में रहने वालों ने भी क्लियर किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ उनसे क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा, साथ में पीसीएस भी ट्राई करते रहिए, ठीक है। मतलब अभी तो यूपीएससी पे फोकस करिए पूरा। और गांव से पढ़ने वाले, दिव्या तंवर थी आपकी जो आईपीएस लगी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, वो भी गांव से बिलोंग करती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है देन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एज वेल टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन का मतलब ही यही था कि आप लोगों को एक बार रिवाइटलाइज किया जा सके, आपको दोबारा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताई जा सके कि क्यों एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, और इधर उधर भागने से अच्छा एनसीईआरटी पे स्टिक कीजिए। एनसीईआरटी से एग्जाम निकल जाता है, काफ़ी लोगों ने निकाला है और आपकी भी हेल्प होगी ही, ठीक है। ओके आदित्य, ओके, चलो देन, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो, सी यू, जय हिंद।